हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके पिछले कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि क्वेश्चंस आपको सारे अच्छे समझ में आ गए और हम देखेंगे किस तरीके से हम कम समय में क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ए कितने दिन में कर रहा है, ए 15 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है, तो बी यहाँ पर दोस्तों 30 दिन में कर रहा है। अब देखिए, अब हमें निकालने के लिए सबसे पहले तो इनकी क्षमता पता होनी चाहिए कि ये एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर, या अलग अलग कितना काम कर रहे हैं, ताकि दोनों हम मिलकर कितने काम करेंगे ये पता होना चाहिए। और हमें टोटल काम पता होना चाहिए कि कितना काम है टोटल। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि ये कितने दिन में करेंगे। तो हम कैसे पता करेंगे कि टोटल काम कितना है। तो देखिए ये एक एक दिन में 15 काम और 30 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, यानी ये 15 दिन में पूरा कर रहा है, बी 30 दिन में। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम का मतलब दोस्तों लस लेंगे, और जो लस लेंगे वही हमारा क्या होगा, टोटल काम होगा। देखिए कैसे लस लेंगे, तो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 30 है। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या हमें लेनी है जिसमें दोनों का भाग चला जाए। देखिए अब यहाँ पर अगर हम 30 लेंगे, 30 हमारी ऐसी छोटी संख्या होगी जिसमें देखिए 30 का भी भाग चला जाएगा एक बार में, और 15 का भाग करेंगे 2 बार में चला जाएगा। अब जितनी बार में ये भाग जा रहा है, एक बार में 2 बार में, ये इनकी क्षमता आई है कि बी एक दिन में एक काम करेगा, ए एक दिन में 2 काम करेगा। ये इनकी क्या है, ये इनकी क्षमता आ गई। अब हमें ये निकालना है कि दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी यानी दोनों मिल गए, तो ए प्लस बी की हम क्या करेंगे, क्षमता को जोड़ लेंगे। तो देखिए 2 और 1, 2 एक, ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है, तो 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। इनकी क्षमता कितनी आ गई, दोनों को मिलाकर 3 आ गई। और हमारा टोटल काम कितना है, तो मैंने बताया कि जो एलसीएम हमारा होता है वही हमारा टोटल काम होता है। तो टोटल काम 30 है, और ये एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं। तो 30 काम को कितने दिन में करेंगे, तो क्षमता से हम टोटल काम में क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो ये देखिए 3 दहा में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से 10 हमारा यहाँ पर क्या आ गया, दिन आ गया, यानी दोनों मिलकर टोटल काम को 10 दिन में पूरा करेंगे। ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 10 दिन। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई कार 35 किमी प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, इसे 140 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो कोई कार है दोस्तों, उसकी जो चाल है, चाल यानी उसकी स्पीड कितनी है, 35 किमी। देखिए 35 किमी प्रति घंटा या पर आवर, ये इसकी क्या है, स्पीड है। अब 140 किमी की दूरी तय करना है। अब उसे पूछा है कि कितनी समय लगेगी। तो देखिए इसका एक फार्मूला यहाँ पर याद रखेंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ से आप समय भी निकाल सकते हैं। जब समय का यहाँ पर गुणा होगा, समय बराबर निकालेंगे तो चाल हमारा समय के बटे में आ जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखिए क्वेश्चंस कह रहा है यहाँ पर कि चाल कितनी हमने निकाली है, तो चाल यहाँ पर आया है 35 किमी पर घंटा। अब 140 किमी की दूरी है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय निकालना है तो दूरी और बटे चाल, यानी दूरी में बटे चाल से भाग कर देंगे। तो 140 किमी की दूरी है और 35 किमी 1 घंटे में चल रहा है, तो 140 किमी कितने घंटे लगेंगे, तो उसकी चाल से यहाँ पर भाग कर देंगे। तो 140 बटे यहाँ पर 35 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 7 दूना 14, यहाँ पर 0, 7 दूना 14 0, और यहाँ पर देखिए ये आपका बराबर में है। देखिए 7 दूना 14 0, और 7 बचे 35। तो 5 से भाग करते हैं तो 5 चौक के 20, यानी 4 घंटे टोटल लगेंगे। तो 4 घंटे दोस्तों आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 4 घंटे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना था। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
देखिए अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को रुपये 600 में बेचने पर प्राप्त लाभ इस वस्तु को रुपये 400 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए जब भी आपको वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी जिसमें बेच रहे हैं और लाभ और हानि दोनों बराबर हो, जैसे देखिए 600 में बेचने पर जो लाभ हो रहा है 400 में बेचने पर हानि हो रही, तो ये जब भी लाभ और हानि दोनों बराबर हों तो आपको क्या करना है कि दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ लेना है। पहला विक्रय मूल्य कितना है 600, विक्रय मूल्य का मतलब जिस दाम पर वस्तु को बेचते हैं, और दूसरा विक्रय मूल्य का यहाँ पर कितना है 400। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया कि जब दोनों लाभ और हानि यहाँ पर बराबर हों तो हम क्या करेंगे, दोनों के सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य को जोड़ लेंगे। तो ये आपका देखिए 6 4 10 यानी आ जाएगा 1000। तो इसका हम आधा कर देंगे जो हमने जोड़ा, अब इसका हम आधा कर देंगे, वही हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो इसका बटे 2 कर देंगे तो 500 आ गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 500। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें सोल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्न आप आसानी से बना पाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए यहाँ पर जिस तरीके से कहा है वैसे हमें यहाँ पर लिखना है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कॉस्ट प्राइस, यानी इसे सीपी से दर्शाते हैं। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, जिसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। देखिए ये हमारा हो गया क्रय मूल्य। तो 15 सीपी यानी 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये बराबर आपके हो जाएगा, यहाँ पर आप गुणा का भी चिन्ह लगा लेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ आएगा कि 15 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस यानी सीपी है ये आपका बराबर है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो ये 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस, जिसे विक्रय मूल्य कहते हैं, ये आपके एसपी के बराबर है। अब देखिए ये बराबर हो गया। अब यहाँ से हम सीपी यानी क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस का अनुपात निकालेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि लाभ प्रतिशत कितना है। तो इसका हम अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर यहीं हम काट लेते हैं, तो 3 5 15 ये हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि बराबर के दोनों साइड की संख्याओं को हम यहाँ पर काट सकते हैं। तो 3 5 15 और यहाँ पर 3 चौके 12 हो गया। अब देखिए जो जिसके बराबर में है, यहाँ पर सीपी और एसपी का हम अनुपात लेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात लेंगे, तो ये आपका बराबर होगा। अब देखिए सीपी के बराबर में यहाँ पर 4 है, ये इसके बराबर, यहाँ पर बराबर चिन्ह है और यहाँ पर 4 है, तो ये क्रय मूल्य के बराबर में है। अब यहाँ पर देखिए एसपी है, विक्रय मूल्य है, इसके बराबर में क्या है, यहाँ पर 5 है, तो ये विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जो जिसके बराबर है उसके सामने हम लिख लेंगे। देखिए सीपी के बराबर 4 है तो 4 हमने लिख लिया ऊपर। अब यहाँ पर एसपी है तो एसपी के बराबर 5 है, तो यहाँ पर हमने 5 लिख लिया। अब देखिए इस तरीके से हम तुलना करेंगे कि हमारा जो क्रय मूल्य है वह 4 है, हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 5 है। तो क्रय मूल्य यानी जिस दाम पर वस्तु को खरीदा जाता है, विक्रय मूल्य मतलब जिस दाम पर वस्तु को बेचा जाता है। तो 4 की वस्तु को खरीद कर हमने 5 में बेच दिया, तो हमें यहाँ 1 का लाभ हो गया, क्योंकि 4 की वस्तु को खरीदा, मतलब आप यहाँ समझिए कि 4 रुपये की वस्तु खरीदी और 5 रुपये में बेच दी। 4 रुपये की वस्तु खरीदी और 5 रुपये में बेच दी, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमें 1 का लाभ हो गया। तो यहाँ पर देखिए 4 की वस्तु को 5 में बेचा, 1 का इसे लाभ हो गया। अब यहाँ पर जो लाभ हुआ कितने का हुआ, 1 का हुआ। तो जो लाभ और हानि प्रतिशत निकालते हैं हम क्रय मूल्य पर हमेशा निकालते हैं, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 4 है, तो यहाँ पर 4 हुआ। अब लाभ प्रतिशत पूछा, यानी प्रतिशत निकालना है इसका, तो यहाँ पर गुणा 100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए आपको गुणा 100 करना होगा। या अगर आपको पता है कि 1/4 20% होता है इसका फ्रैक्शन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 से हम यहाँ पर काटेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25%। तो 1/4 कितना होता है दोस्तों, 25%। ये आपका आंसर होगा, क्योंकि 4 से काटेंगे 100 को तो 25 बार में कटेगा, तो 25% इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है कि यदि बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको बताना है। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए
अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ए की आय कितनी है और बी की आय उससे 25% अधिक है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चंस मिले आप ए को हमेशा 100 मान लीजिए, क्योंकि देखिए ए की आय से 25% अधिक है, यानी ए की आय से अधिक है, तो ए को हमने मान लिया कितना है 100 है। अब देखिए बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, यानी 100 का जब हम 25% लेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी संख्या मान सकते हैं 100 के स्थान पर, लेकिन हम 100 ही क्यों मानते हैं, क्योंकि 100 पर किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना बहुत आसान होता है। 100 का 10% 10 होगा, 100 का 20% 20 होगा, 100 का 40% 40 होगा, 100 का 35% 35 होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर 100 मानते हैं। तो 25% अधिक है यानी 125 हो गया, ये 100 से कितना हो गया 25% अधिक यानी 125, क्योंकि 100 का 25% 25 होता है, तो ये 25 अधिक है यानी 125 हो गया। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या है, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए ए की आय बी से कितना कम है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि 25 कम है, लेकिन इसे देखिए अब यहाँ पर तो 25 कम है ये हमें पता हो गया, लेकिन इसी चीज़ को हमें क्या बताना है, प्रतिशत में बताना है। तो देखिए मैंने बताया प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो कितना कम है 25 कम है, किसकी आय से कम है ये आपको देखना है कि कहा है कि किसकी आय से कम है, तो बी की आय से कम है, तो नीचे यहाँ पर बटे में बी की आय रखेंगे, तो बी की आय कितनी है 125 है। अब प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 कर देंगे। देखिए 25 एक कम 25 हो गया, 25 पंजे 125 होता है, तो ये यहाँ पर 5 से काट लेंगे तो ये 120 बार में कट जाएगा। तो इस तरीके से 20% यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर आ गया 20%। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 20%। तो इस तरीके से प्रश्नों को आपको सॉल्व करना था। उम्मीद है आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए ये भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।